गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, कल अपन ने सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला अपन ने डेराइव करा था कि सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम बात करें तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है बच्चों टी बराबर 2 पाई अंडर रूट L/G। यही बताया था। अपन एक्चुअली में पढ़ क्या रहे थे, फोर्स कंसेप्ट इन एसएचएम। फोर्स कंसेप्ट इन क्या पढ़ रहे थे, एसएचएम पढ़ रहे थे। तो बच्चों फोर्स कंसेप्ट इन एसएचएम में अपन ने पढ़ा था कि जब भी कोई पार्टिकल क्या कर रहा होता है, एसएचएम कर रहा होता है। जब भी कोई पार्टिकल क्या कर रहा होता है, एसएचएम कर रहा होता है, तो उनपे एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है बच्चों कि जब पार्टिकल को अपन मीन पोजीशन किसको कहते हैं, ऐसा पोजीशन जहां पे पार्टिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब होता है बच्चों कि वो उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, 0 लग रहा होगा। तो ऐसे स्टेट को कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। और जब भी कोई पार्टिकल हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट पे होता है, वो कहाँ पाया जाता है, मेन पोजीशन पे। मेन पोजीशन पे उस पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 लगता है। मगर जैसे ही हम उस पार्टिकल को मेन पोजीशन से थोड़ा सा क्या करते हैं, डिस्प्लेस्ड करते हैं, जैसे ही उस पार्टिकल को मेन पोजीशन से थोड़ा सा हम डिस्प्लेस्ड करते हैं, तो वो पार्टिकल वापस मेन पोजीशन पे आना चाहता है। क्योंकि हर कोई क्या चाहता है, स्टेबल होना। मतलब सब कोई चाहता है कि हम इक्विलिब्रियम पे हो जाए, हम पे नेट फोर्स 0 एग्जर्ट हो रहा हो, सब चाहता है। तो जैसे ही अपन किसी भी बॉब को या पेंडुलम को डिस्प्लेस करते हैं, तो वो वापस कहाँ आना चाहता है, मेन पोजीशन पे। वह फोर्स जो उसे वापस मेन पोजीशन पर लेकर आना चाहता है, वही फोर्स कहलाता है बच्चों, रीस्टोरिंग फोर्स कहलाता है। ठीक है। तो अपन ने बोला था कि जब भी हम फोर्स का कंसेप्ट यूज करेंगे एसएचएम में, तो 3 बात का ध्यान रखेंगे। क्या क्या? सबसे पहला एफबीडी बनाएंगे, कहाँ पे, मेन पोजीशन पे। ड्रा एफबीडी एट मेन पोजीशन। फिर क्या करेंगे, डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी माने फ्री बॉडी डायग्राम। और फिर क्या करेंगे, ट्राई करेंगे क्या जनरेट करने का कि रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके, माइनस का एक्स के। रिस्टोरिंग फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो माइनस का एक्स का। ये कोशिश करना है, ट्राई करेंगे कि ये जनरेट हो जाए। ठीक। इन्हीं से अपन ने क्या निकाला था, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम निकाला था बच्चों, जो क्या आया था, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट L/G। जहां पे L क्या है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम या सिंपल पेंडुलम, और G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझिएगा बच्चों कि ये जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया ना, 2 पाई अंडर रूट L/G, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है, ये देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला किन किन बात पे डिपेंड कर रहा है। देखो, 2 तो क्या है, कांस्टेंट। पाई क्या है, कांस्टेंट। L, मगर L तो चेंज करेगा। तो ये ध्यान देंगे यहाँ पे कि जब भी अगर हम बात करेंगे कि अगर हमारा बॉब क्या हो, अगर इफ बॉब इज वेरी स्मॉल, if size of bob is very small, अगर बॉब का साइज क्या हो, बहुत छोटा हो, if size of bob is very small, अगर बॉब का साइज क्या हो बच्चों, बहुत छोटा हो। यदि बॉब के साइज क्या हो, बहुत छोटा हो, तो ऐसे केस में अपन क्या कहते हैं कि ऐसा होगा ना, ये रहा बॉब, छोटा सा बॉब होगा। तो इस केस में जो रस्सी की लेंथ होगी, वही हम इस फॉर्मूला में L के जगह यूज करेंगे। मतलब इस केस में टाइम पीरियड का फॉर्मूला यही लिखेंगे, 2 पाई अंडर रूट L/G। तो सर फिर ये चेंज कहाँ होगा, देखिए कहाँ चेंज होगा, मैं बताता हूँ। अगर बॉब का साइज क्या हो, बहुत छोटा हो, अगर बॉब का साइज बहुत छोटा होगा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, T बराबर 2 पाई अंडर रूट L/G। अब अगर बात करते हैं, ये तो पहला स्टार मार्क का पॉइंट था। अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें कि इफ साइज ऑफ बॉब इज लार्ज, अगर बॉब का साइज क्या हो, बड़ी हो, अगर बॉब की साइज क्या हो, बड़ी हो, तब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, समझिएगा ध्यान से। ये मान लीजिए सीलिंग है, ये क्या है, रस्सी है, और ये क्या है, बॉब। मगर इस बार बॉब का साइज छोटा नहीं है बच्चों, बॉब का साइज क्या है, बड़ा है। अगर बॉब का साइज बड़ा होगा तब क्या होगा, अगर बॉब का साइज बड़ा होगा तब समझिए क्या होगा, ये रहा बॉब।
ये इस बार बॉब कैसी है, बड़ी है। तब देखिए क्या होगा, क्या ये बॉब का यहां से लेके यहां तक, अगर हम फिर से इसको देखें तो आपको देखने को ऐसा मिलेगा, समझिएगा क्या हम कहना चाहते। अगर ये रहा हमारा बॉब, ये है बॉब, ठीक है। इस बार बॉब क्या है, बड़ी है, तो हम क्या कहेंगे कि यहां से यहां तक का लेंथ तो क्या हो जाएगा, एल, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ने, या लेंथ ऑफ रस्सी। और ये वाला पोर्शन, ये एक पॉइंट है जो क्या कहलाएगा बच्चों, ये पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ मास। और ये पॉइंट को कहते हैं बच्चों अपन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। पीओएस क्या है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। सीओएम क्या है, सेंटर ऑफ मास। पीओएस एंड सीओएम। तो पीओएस क्या है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। सर ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या होता है, जहां पे रस्सी को लटकाते हैं ना, उसी पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो सर ये सेंटर ऑफ मास क्या होती है, सेंटर ऑफ मास होती है बच्चों, सेंटर ऑफ मास। इसको कहते हैं हिंदी में द्रव्यमान केंद्र। अब ये सेंटर ऑफ मास क्या होता है वो समझो। सेंटर ऑफ मास क्या है, सुनिए। जैसे सेंटर ऑफ मास हम आपको पढ़ाएंगे वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में, सेंटर ऑफ मास क्या होती है। सेंटर ऑफ मास ऐसे बेसिकली अपन कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी का वह पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, किसी बॉडी का वह पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर यह माना जाता है कि पूरे होल बॉडी का मास क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का वह पोजीशन होता है, वह पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर ये मान सकते हैं हम कि पूरे बॉडी का मास क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड। सर मतलब समझाइए, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए ये हमारे हाथ में पेन रखी हुई, आप देख रहे हैं ये पेन यूनिफॉर्म है क्या हर जगह, नहीं। सामने में ज्यादा नैरो है, पतला है, जबकि इधर क्या है, ज्यादा मोटा है। बताइए इसको अगर हमको रस्सी से बांध करके इसको बैलेंस करके लटकाना पड़े तो रस्सी कहाँ बांधेंगे, इधर नहीं, इधर शायद बांधना होगा। अगर ये यूनिफॉर्म रहता ना बच्चों, अगर ये रॉड यूनिफॉर्म होता तब आप कहते सर बिल्कुल बीचों बीच रस्सी बांध दीजिए तो बैलेंस हो जाएगा। क्या आपने जहां पे रस्सी बांधा, क्या उसी पॉइंट को कह सकते हैं एक तरह का सेंटर ऑफ मास? क्योंकि आपने अगर उसको पकड़ लिया तो पूरी बॉडी आपके हाथ में आ गई, हाँ या ना। उस पॉइंट को पकड़ लेने से पूरा बॉडी बैलेंस हो गया। इसी तरीके से अपन सब समझ सकते हैं कि बाबू अगर ये बॉडी है तो बताइए क्या इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीचों बीच होगा, नहीं। जैसे कोई यूनिफॉर्म बॉडी होगा, जैसे सर्कल हो गया, स्फेयर हो गया, गोला हो गया, तो इन सब का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, इसके खुद के सेंटर पे। मगर क्या ये बॉडी यूनिफॉर्म है, आप देखेंगे तो ये बॉडी यूनिफॉर्म नहीं है, तब इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा सर, बीच में तो नहीं होगा, इसके खुद के सेंटर पे। तो सर इसका सेंटर ऑफ मास तब उधरे ना होगा जिधर ज्यादा मास होगा, कि कम मास के तरफ होगा, ज्यादा मास के तरफ होगा। समझ पा रहे हैं? अभी बस ध्यान यही रखना है, सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का वह पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर यह माना जाता है कि पूरे बॉडी का होल मास क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड। समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो हमने लिखा है कि जब बॉब का साइज अगर बहुत छोटा होगा तब तो सिंपल जो रस्सी की लेंथ होगी वही सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है 2π√L/g, तो इस L के जगह तब सिर्फ रस्सी का लेंथ अपन यूज कर लेंगे। मगर मान लीजिए बॉब का साइज क्या है, बड़ी है। बॉब का साइज अब छोटा नहीं है, बड़ा बॉब है। अगर बॉब की साइज बड़ी है तब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, तो तब टाइम पीरियड के जो फॉर्मूला में 2π√L/g लिखेंगे ना बाबू, तो ये L क्या होती है इस केस में पता है? इस केस में ये L होता है क्या, इस केस में T बराबर 2π√L/g। ये जो L होती है ना बच्चों, ये L क्या होता है पता है? ये L होता है डिस्टेंस बिटवीन, ये L क्या है यहाँ पे, ये L होगा डिस्टेंस बिटवीन, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं ये L हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास। ये यहाँ पे L होगा डिस्टेंस बिटवीन POS पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड COM सेंटर ऑफ मास। इस केस में L क्या होगा, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस होगा। अब समझिएगा मेरी बात को। तो ये L लेंथ की रस्सी है, रस्सी की लेंथ L है। अब बताइए बॉब का साइज अगर बड़ा है तो इस बॉब की कुछ ना कुछ रेडियस भी तो होगी बाबू। अब इनके रेडियस को हम मान लेते हैं कैपिटल R। क्या मान लिए? कैपिटल R। तो बताइए पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ये वाला पॉइंट है और सेंटर ऑफ मास ये वाला पॉइंट है। तो बताइए पॉइंट ऑफ सस्पेंशन
और सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी हो जाएगी L प्लस आर। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी क्या हो जाएगी L प्लस आर। तब इस केस में टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखेंगे सिंपल पेंडुलम के लिए, T बराबर 2 पाई अंडर रूट L, L के जगह क्या लिखेंगे पता है L प्लस आर बाय जी। मेरी बात आपको समझ आ गई होगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं कि सर अगर बॉब का साइज छोटा हो तब तो टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला बेहद आसान, T बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाय जी। सर इसमें L क्या है तो कहेंगे इसमें L है सिर्फ उस स्ट्रिंग का लेंथ, मगर बॉब की साइज अगर बड़ी होती है तब टाइम पीरियड अगर निकालना हो सिंपल पेंडुलम का तो इसमें जो L की वैल्यू होती है ना वो L की वैल्यू तब क्या रखते हैं, तब कहते हैं ये L क्या है तो कहेंगे ये L है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन किसको कहते हैं जहां पे रस्सी को हैंग करते हैं लटकाते हैं। और COM क्या होता है, जनरली हमारे केस में अभी स्फेरिकल बॉडी है तो ये माना जाता है कि उसके खुद के सेंटर पे वो सेंटर ऑफ मास होगा। सेंटर ऑफ मास होती क्या है, सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का वह पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर ये माना जाता है कि पूरे होल बॉडी का मास क्या है कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका सेंटर ऑफ मास, ये क्या हो गया पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो बताए पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, तो रस्सी का लेंथ L और ये क्या रेडियस होगा तो L प्लस आर हो गया। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ मास के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही हम L के जगह रखेंगे, तब टाइम पीरियड निकलेगा किसका सिंपल पेंडुलम का। मगर ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे, मतलब ये ऐसा L कब लिखेंगे जब बॉब की साइज क्या हो बड़ी हो, और अगर बॉब की साइज छोटी हो तब तो सिंपल ऐसे लिखेंगे। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। तो आप देख रहे हैं कि टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का बच्चों वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, L पर भी डिपेंड कर रहा है और G पर भी डिपेंड कर। अभी सिर्फ किस में वेरिएशन किया अपन ने, L में। चलिए इस पे क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों कि क्वेश्चन इस पे कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन है पेंडुलम क्लॉक will slow down, pendulum clock will slow down at which position, pendulum clock will slow down at which position, either pole or equator at earth surface। देखिए बच्चों क्या लिखा है हमने, हमने लिखा है कि बताइए पेंडुलम क्लॉक अर्थ सरफेस के पोल या इक्वेटर में से कहां पर पेंडुलम क्लॉक क्या हो जाएंगी स्लो डाउन हो जाएंगी, मतलब घड़ी क्या हो जाएंगी धीमी हो जाएंगी। यही कहा है कि बताइए हमारा पेंडुलम क्लॉक कहां पर स्लो डाउन हो जाएगा, कहां पर पेंडुलम क्लॉक क्या हो जाएगा, पेंडुलम क्लॉक हमारा कहां पे धीमा हो जाएगा, धीरे हो जाएगी, धीरे धीरे चलने लगेगी वो पेंडुलम क्लॉक, घड़ी क्या होगी धीरे धीरे चलने लगेगी। कहां पे, आइदर पोल, पोल पर या फिर इक्वेटर पे, कहां पे ऐसा होगा। तो हम अगर बात करें इसकी तो अपन ऐसा कह सकते हैं क्या कि हमसे ये पूछा है कि बताइए हमारी पेंडुलम क्लॉक कहां पर स्लो डाउन होगी, पेंडुलम क्लॉक कहां पे स्लो डाउन होगी, पोल पर, आइदर पोल पे या इक्वेटर पे। अब समझिए, पहले ये समझिए इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे अपन, पहले वो देखिए। हमको ये निकालना है ना कि टाइम पीरियड मतलब घड़ी कहाँ स्लो डाउन होगी। पहले स्लो डाउन का मतलब समझते, धीमा होने का। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक ए और एक क्या है बी। ए को पूरा एक चक्कर लगाने में मान लीजिए 2 सेकेंड लग रहा है, कितने सेकेंड, 2 सेकेंड। तो पूरा एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है क्या बच्चों वही टाइम पीरियड बताता है। और बी को पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है, 5 सेकेंड। सुनिएगा ध्यान से, ए को पूरा एक चक्कर लगाने में लग रहा है 2 सेकेंड और बी को पूरा एक चक्कर लगाने में लग रहा है 5 सेकेंड। आप ही बताइए इनमें से ए और बी में ऐसा कौन व्यक्ति है जो धीरे चल रहा है, धीमा चल रहा है, ए या बी। तो आप कहेंगे सर बी, क्यों, क्योंकि इसको एक ही वही चक्कर लगाने में इसको 5 सेकेंड लग रहा है जबकि इसको 2 ही सेकेंड लग रहा है। तो ये धीमा धीमा दौड़ रहा है ना, ऐसा मतलब क्या है, जबकि इसकी टाइम पीरियड कम है तो इसका मतलब ये फास्टली दौड़ रहा है, हाँ कि ना। क्या हम ऐसा कहें कि सर जिसके लिए टाइम पीरियड की वैल्यू ज्यादा, जिसके लिए टाइम पीरियड की वैल्यू ज्यादा वो क्या होगी, स्लो है, ये स्लो है मतलब ये धीमा चल रहा है, जबकि इसके लिए टाइम पीरियड ज्यादा है मतलब ये क्या हो रहा है, तेजी से चल रहा है ना। इसकी टाइम पीरियड ज्यादा है मतलब ये स्पीडली घूम रहा है,
जबकि इसके लिए टाइम पीरियड, सॉरी उल्टा बोला मैंने, इसके लिए टाइम पीरियड कम है। इसका मतलब ये तेजी से चल रहा है, तब ना जल्दी जल्दी एक चक्कर लगा ले रहा है, जबकि इसको एक चक्कर लगाने में ज्यादा समय लग रहा है। इसका मतलब इसका रेट क्या है, दौड़ने का रेट या चलने का रेट क्या है, स्लो है, धीमा है, कम। कोई दिक्कत? तो हम ऐसा कह दें, हमसे यही ना पूछा है कि बताइए पेंडुलम क्लॉक स्लो डाउन कहाँ होगी, कहाँ पे वो धीमा चलेगी, तो हम कहेंगे पेंडुलम क्लॉक स्लो डाउन वहां होगी जहां उसका टाइम पीरियड ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि आपने ही ना बोला कि सर कोई एक चक्कर लगा रहा है 2 सेकंड में, कोई एक चक्कर लगा रहा है 5 सेकंड में। मैं अगर पूछूं कि कौन तेजी तेजी दौड़ रहा है, तो आप कहिएगा कौन तेजी तेजी दौड़ रहा है, तो आप कहिएगा 2 सेकंड वाला। 2 सेकंड में ये एक चक्कर लगा लिया, जबकि अगले बी को पूरा एक चक्कर लगाने में कितना देर लगा, 5 सेकंड। तो तेजी से ये दौड़ा ना, धीमा धीमा कौन दौड़ा, जिसका समय जिसको ज्यादा लगा। कहेंगे जिसकी टाइम पीरियड ज्यादा होगी उस वो वाली घड़ी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। जिसका टाइम पीरियड ज्यादा वो घड़ी स्लो हो जाएगी। तो ये निकालना होगा ना कि पोल और इक्वेटर पे टाइम पीरियड ज्यादा कहाँ होगा। तो हम जानते हैं सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है बच्चों T बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाय जी। T बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाय जी। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाय जी, ये होता है। अगर आप देखें तो हमको पता है अर्थ के पोल पे चल जाइए, अर्थ के इक्वेटर पे चल जाइए, एल में तो कोई चेंज नहीं होगा। बोलो यार, पोल मतलब अर्थ के पोल पे चल जाइए या अर्थ के इक्वेटर पे चल जाइए, लेंथ ऑफ पेंडुलम में तो कोई चेंज नहीं होगा। चेंज किस पे होगा, जी में। और हम पढ़े थे इससे पहले वाला चैप्टर ग्रेविटेशन में, एक टॉपिक का नाम था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी का मान, छोटी जी का मान, हमने बोला था छोटी जी का मान हाइट पे जाने पर भी घटता है, डेप्थ पर जाने पर भी घटता है, और अर्थ के सरफेस में पोल और इक्वेटर दोनों पे जी का मान अलग अलग होता है। मैंने ऐसा बताया था कि पोल पर जी का मान क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। पोल पर जी का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। किसकी तुलना में, इक्वेटर की तुलना में। मतलब जी का मान कहाँ ज्यादा, पोल पे। अब देखिए यहाँ से टाइम पीरियड को ऐसा लिख सकते हैं, टाइम पीरियड क्या है, रूट अंडर जी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सर ये कैसे लिखे आप, देखिए 2 क्या है, कांस्टेंट, पाई क्या है, कांस्टेंट, और एल क्या है, वो भी कांस्टेंट। तो सिर्फ चेंज क्या हो रहा है पोल और इक्वेटर पे, जी का ही ना मान। तो हम लिख सकते हैं टाइम पीरियड क्या है, रूट जी के इनवर्सली। इसका मतलब जी जहां ज्यादा टाइम पीरियड वहां कम। तो बताइए जी ज्यादा कहां है, पोल पे। तो हम कहेंगे टाइम पीरियड क्या होगा, पोल पे ज्यादा होगा। किसकी तुलना में, इक्वेटर की तुलना में। सॉरी उल्टा लिख दिया, जी पोल पे ज्यादा है, इसका मतलब टाइम पीरियड की वैल्यू पोल पे क्या होगी बच्चों, कम होगी। जहां जी ज्यादा, अरे भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ जी जहां ज्यादा टाइम पीरियड की वैल्यू वहां कम। तो जी ज्यादा कहां है, पोल पे। तो हम कहेंगे टाइम पीरियड की वैल्यू पोल पे क्या हो जाएगी, कम, जबकि टाइम पीरियड की वैल्यू इक्वेटर पे क्या हो जाएगी, ज्यादा। अब अभी आपने बोला जहां टाइम पीरियड ज्यादा होगा सर वही ना स्लो हुआ। तो बताइए पोल और इक्वेटर में से टाइम पीरियड ज्यादा कहां हुआ, इक्वेटर पे। तो बताइए वो पेंडुलम क्लॉक स्लो डाउन, मतलब कहां पे पेंडुलम क्लॉक को चलने में समय ज्यादा लग रहा है, इक्वेटर पे। इसका मतलब इक्वेटर पर वो घड़ी स्लो हो गई है, क्योंकि उसको पूरा एक चक्कर लगाने में ज्यादा समय लग रहा है। तो हम कहेंगे पेंडुलम क्लॉक विल स्लो डाउन एट इक्वेटर। मतलब आंसर हम क्या लिखेंगे, पेंडुलम क्लॉक विल स्लो डाउन, पेंडुलम क्लॉक विल स्लो डाउन एट कहां पे, इक्वेटर पे। जहां पे टाइम पीरियड ज्यादा होगा इसका मतलब वो पेंडुलम क्लॉक वहां पे क्या चल रही है, धीमा चल रही है, धीरे धीरे चल रही है। तो पेंडुलम क्लॉक स्लो डाउन कहां पे होगा, इक्वेटर पे होगा। बोलो आपको समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया मेरी बात कि पेंडुलम क्लॉक स्लो डाउन कहां पे होगी, इक्वेटर पे होगी, पोल पे नहीं होगी। कैसे किया, क्लियर है। एक बार इसको अच्छे से देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से देखिएगा, ठीक है। कुछ भी डाउट आएगा फिर से आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं, फिर आगे कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।